कभी सोचा है कि सरकार जो भी बड़े बड़े फैसले लेती है, जैसे कोई नई सड़क बनाना हो या स्कूल खोलना हो, वो फैसले असल में हम तक पहुंचते कैसे हैं? खैर, ये सब लोक प्रशासन का ही कमाल है। आज हम इसी लोक प्रशासन के विकास की कहानी को समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन काल की व्यवस्थाओं से निकलकर आज का एक इतना जरूरी विषय बन गया। तो चलिए इस सैद्धांतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पड़ताल में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। फिर हम थोड़ा समय में पीछे जाएंगे और इसकी प्राचीन जड़ों को खोजेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भाई आधुनिक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ। हम इसके कुछ मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में एक जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ये लोक प्रशासन आखिर है क्या। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सरकार और जनता के बीच एक पुल, एक सेतु की तरह देखना। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन वो पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए सरकार की नीतियां और योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, हकीकत बनती हैं। मतलब ये सरकार का वो हिस्सा है जो असल में काम करता है। टैक्स वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और हम तक सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाना। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आखिर हमें इसे एक अलग विषय के तौर पर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे लिए इसका क्या महत्व है? चलिए जानते हैं। देखिए, कोई भी सरकारी नीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी असली सफलता तो इस बात पर टिकी है कि प्रशासन उसे लागू कितनी अच्छी तरह करता है। ये राज्य और जनता के बीच संपर्क बनाता है और सिर्फ नियमों को लागू नहीं करता, बल्कि ये जन कल्याण और सामाजिक बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया भी है। और हाँ, इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों का ज्ञान शामिल होता है, जो इसे एक अंतर विषयक अनुशासन, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बनाता है। चलिए, आप थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। प्रशासन कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। जब से इंसानी सभ्यताएं बननी शुरू हुईं, तब से प्रशासन किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। अगर हम दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं को देखें, तो हर जगह प्रशासन के सबूत मिलते हैं। सोचकर देखिए, प्राचीन चीन में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए अधिकारियों की भर्ती होती थी। ये तो बिल्कुल आज जैसा एक आधुनिक विचार लगता है ना? मिस्र में पिरामिड बनाने और टैक्स वसूलने के लिए एक जबरदस्त केंद्रीकृत प्रशासन था। रोमन साम्राज्य ने कानून पर आधारित विभागीय प्रणाली बनाई और अपने भारत में भी गणराज्य और राजतंत्र दोनों में ही काफी विकसित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। और प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो इसका एक लाजवाब उदाहरण है। इस ग्रंथ में एक बहुत ही विस्तृत प्रशासनिक ढांचे का वर्णन मिलता है। इसमें राजा को प्रशासन का केंद्र माना गया है और राज्य का मुख्य उद्देश्य स्थिरता और सुरक्षा बताया गया है। इसमें एक संगठित कर प्रणाली, एक मजबूत जासूसी नेटवर्क और यहाँ तक कि प्रशासन में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और लेखांकन, अकाउंटिंग के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। ये ऐसी चीजें हैं जो आज भी किसी भी सरकार के लिए बेहद जरूरी हैं। तो इस प्राचीन दौर का सार क्या है? सार ये है कि प्रशासन पूरी तरह से राजा केंद्रित था। उसका मुख्य काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना और टैक्स इकट्ठा करना, ताकि राज्य का खजाना भरा रहे और शासन मजबूती से चलता रहे। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां लोक प्रशासन को एक अलग विषय, एक अलग अनुशासन के रूप में पहचान मिली। और इस बड़े बदलाव का श्रेय जाता है वुडरो विल्सन को। साल 1887 में वुडरो विल्सन ने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए। बस इसी एक विचार ने आधुनिक लोक प्रशासन की नींव रखी। विल्सन के इस विचार को राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी के नाम से जाना जाता है। उनका तर्क बहुत सीधा था। राजनीति का काम है नीतियां बनाना, मतलब ये तय करना कि क्या करना है, जैसे कि एक नया स्कूल बनाना। और प्रशासन का काम है उन नीतियों को कुशलता से लागू करना, यानी ये तय करना कि इसे कैसे करना है, जैसे स्कूल के लिए जमीन खरीदना, शिक्षकों की भर्ती करना और उसे चलाना। अच्छा, विल्सन के इस विचार के बाद 20वीं सदी में लोक प्रशासन को समझने के लिए एक के बाद एक कई नए सिद्धांत सामने आए। ये एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक यात्रा है। चलिए देखते हैं। इस विकास को हम इन मुख्य चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहले आया शास्त्रीय दृष्टिकोण, फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया मानवीय संबंध दृष्टिकोण, उसके बाद व्यावहारिक दृष्टिकोण और आगे चलकर विकासात्मक और सार्वजनिक नीति जैसे दृष्टिकोण भी विकसित हुए। शास्त्रीय दृष्टिकोण के सबसे बड़े नाम हैं मैक्स वेबर, हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर।
इन विचारकों ने संगठन के सिद्धांतों पर जोर दिया, जैसे कि पदानुक्रम, हायरार्की, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क और सबसे बढ़कर दक्षता, एफिशिएंसी। इनका मानना था कि प्रशासन एक मशीन की तरह है, जहां हर पुर्जा अगर तय नियमों के हिसाब से काम करे तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन प्रशासन में काम करने वाले तो इंसान हैं, मशीन के पुर्जे तो नहीं। इसी कमी को उजागर करते हुए शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया में आया मानवीय संबंध दृष्टिकोण, जिसके प्रणेता थे एल्टन मेयो। इन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्रेरणा, उनकी भावनाएं और उनके आपसी रिश्ते भी संगठन के काम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसके बाद आया व्यवहारिक दृष्टिकोण, और इसमें हर्बर्ट साइमन का नाम सबसे अहम है। साइमन ने कहा कि प्रशासन का असली काम तो निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग है। उन्होंने सीमित तर्क संगतता, बाउंडेड रैशनैलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि कोई भी प्रशासक एकदम सही या आदर्श फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास जानकारी, समय और संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। वो सिर्फ उन सीमाओं में रहकर सबसे अच्छा संभव निर्णय लेने की कोशिश करता है। अब इस स्लाइड पर जो टेबल दिख रही है वो बहुत ही काम की है। ये इन सभी दृष्टिकोणों से निकले कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का सार है, जैसे पदानुक्रम यानी आदेश की श्रृंखला, कार्य विभाजन यानी विशेषज्ञता, समन्वय, उत्तरदायित्व और दक्षता। ये सिद्धांत आज भी किसी भी प्रशासनिक संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए यह एक बेहतरीन सारांश है, इसे जरूर याद रखें। तो इस पूरी यात्रा को हम कैसे समेट सकते हैं? लोक प्रशासन ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, एक राजा केंद्रित व्यवस्था से एक जन केंद्रित अनुशासन बनने तक का सफर। ये एक शानदार बदलाव है ना? प्राचीन काल में प्रशासन का मकसद राजा की सत्ता को मजबूत करना था, लेकिन आज आधुनिक लोक प्रशासन का ध्यान जनता के कल्याण, विकास और सामाजिक न्याय पर है। ये सचमुच सरकार से जनता तक पहुंचने की एक कहानी है। ये एक गतिशील विषय है जो समाज की जरूरतों के साथ लगातार खुद को बदल रहा है और विकसित हो रहा है। और अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, तकनीक और समाज की उम्मीदें भी बदल रही हैं। ऐसे में आने वाले भविष्य में लोक प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो जलवायु परिवर्तन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल, या फिर कुछ और? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां इतनी एफिशिएंटली, मतलब इतनी कुशलता से कैसे काम कर लेती हैं? इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इसका श्रेय जाता है एक शख्स को, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो चलिए आज उनके दिए हुए वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत को समझते हैं, जिसने दुनिया भर में काम करने के तौर तरीकों में एक क्रांति ला दी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कारखाने तो खुल गए थे, पर अंदर एक तरह की अराजकता थी। काम करने का कोई तय तरीका नहीं था, हर कोई अपने अंदाजे से काम कर रहा था। नतीजा? खूब सारी मेहनत, समय की बर्बादी और उत्पादन बेहद कम। ये एक बड़ी समस्या थी। तो आज के इस विश्लेषण में हम औद्योगिक क्रांति की इसी चुनौती से शुरू करेंगे। फिर टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को समझेंगे, उनके 4 मूल सिद्धांतों पर बात करेंगे, देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में लागू कैसे हुए, इनकी विरासत और आलोचना पर नजर डालेंगे, और आखिर में आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है, इस पर भी गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी चुनौती को समझते हैं जिसने टेलर को ये सब सोचने पर मजबूर किया। चुनौती थी कारखानों की इस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना। और इसी माहौल में सामने आए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें आज हम वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी कहते हैं। उनका एक बहुत ही साफ मिशन था, काम करने के पुराने अंदाजे वाले तरीकों को हटाओ और हर काम को करने का एक सबसे अच्छा, सबसे वैज्ञानिक तरीका खोजो, जिसे उन्होंने कहा वन बेस्ट वे। तो माहौल तो समझ आ गया, अब सीधे टेलर और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के क्रांतिकारी विचारों की दुनिया में चलते हैं। टेलर सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने आइडियाज को बाकायदा लिखा। उनकी ये 2 किताबें, शॉप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की दुनिया में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। तो आखिर क्या था यह सिद्धांत? चलिए इसकी नींव यानी इसके 4 सबसे जरूरी सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। हाँ, तो ये 4 पिलर्स हैं उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के। पहला, काम का विज्ञान। दूसरा, कर्मचारियों का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव। तीसरा, इन दोनों का तालमेल। और चौथा, काम की जिम्मेदारी का बंटवारा।
चलिए अब इन पर गहराई से नजर डालते हैं। पहला सिद्धांत कहता था कि भाई ये जो अंदाजे से काम करने का तरीका है ना, जिसे टेलर रूल ऑफ थंब कहते थे, इसे बंद करो। मतलब हम तो सदियों से ऐसे ही करते आए हैं वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। इसकी जगह हर काम का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करो और उसे करने का सबसे अच्छा, सबसे तेज तरीका निकालो। अब दूसरा सिद्धांत ये है, सही काम के लिए सही इंसान। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और उसे कोई भी काम दे दिया। नहीं, पहले वैज्ञानिक तरीके से देखो कि उस काम के लिए कौन सा इंसान फिजिकली और मेंटली सबसे फिट है। और जब वो सही इंसान मिल जाए तो उसे काम पर लगाने से पहले बढ़िया ट्रेनिंग भी दो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका भी मिल गया और सही इंसान भी चुन लिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। तीसरा सिद्धांत कहता है कि अब ये पक्का करो कि वो चुना हुआ ट्रेंड इंसान उसी वैज्ञानिक तरीके से काम करे, और ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि वो एक सहयोगी माहौल बनाए और निगरानी रखे। और चौथा सिद्धांत, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। पहले क्या होता था? कुछ भी गड़बड़ हो, सारा ठीकरा मजदूर के सिर फोड़ दिया जाता था। टेलर ने कहा यह गलत है। प्लानिंग करना, सोचना, ये सब मैनेजमेंट का काम है, और उस प्लान को लागू करना मजदूर का। मतलब जिम्मेदारी का साफ और बराबर बंटवारा होना चाहिए। तो ये तो हो गए सिद्धांत, लेकिन सिर्फ सिद्धांत से तो काम नहीं चलता है ना। तो चलिए देखते हैं कि टेलर ने इन्हें लागू करने के लिए असल में क्या टेक्निक्स थी। हाँ, तो ये कुछ खास टेक्निक्स थीं, जैसे टाइम स्टडी। मतलब स्टॉप वॉच लेकर ये पता लगाना कि किसी काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए। फिर मोशन स्टडी, इसमें देखा जाता था कि वर्कर कोई फालतू का मूवमेंट तो नहीं कर रहा जिससे वो थक जाए। और सबसे दिलचस्प थे डिफरेंशियल वेट सिस्टम। इसमें एक टारगेट सेट कर दिया, जो टारगेट से ज्यादा बनाएगा उसे हर पीस पर ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम बनाएगा उसे कम। एकदम सीधा सीधा मोटिवेशन। तो भाई टेलर के इन आइडियाज में इंडस्ट्री में तहलका तो मचा दिया, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब इसकी विरासत और इस पर उठी आवाजों यानी इसकी आलोचना को भी समझते हैं। तो एक तरफ तो इसने प्रोडक्शन को आसमान पर पहुंचा दिया, मॉडर्न मैनेजमेंट की नींव रखी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि इसने इंसान को बस एक मशीन का पुर्जा समझ लिया। उसकी अपनी सोच, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की। और इतनी आलोचना के बाद भी ये आइडियाज रुके नहीं। ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। ये अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया, यूरोप, यहां तक कि सोवियत रूस में भी। फ्रैंक और लिलियन गिलब्रिथ जैसे लोगों ने इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया। तो आलोचना का सार क्या था? यही कि टेलर ने इंसान को ठीक से समझा ही नहीं। उन्हें लगा कि इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोटिवेट होता है। सामाजिक रिश्ते, सम्मान, काम में मजा, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखता था। और इसी सोच के जवाब में बाद में ह्यूमन रिलेशन स्कूल जैसे विचार आए, जिन्होंने कहा कि भाई इंसान सिर्फ पैसा नहीं और भी बहुत कुछ चाहता है। चलिए, इतना सब समझने के बाद अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या आज की दुनिया में टेलर के ये विचार किसी काम के हैं? देखिए, टेलर का सिद्धांत परफेक्ट नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मॉडर्न मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी जरूर था। आज जब बात होती है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की या डेटा के आधार पर फैसले लेने की, तो कहीं ना कहीं हम टेलर की ही सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, इस पूरी चर्चा का आधार दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अध्ययन सामग्री है। अगर और गहराई से पढ़ना हो तो ये एक बहुत अच्छा स्रोत है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज की जो गिग इकोनॉमी है, जहां एक फूड डिलीवरी करने वाले के हर मिनट का हिसाब रखा जाता है या एक कॉल सेंटर कर्मचारी की हर कॉल की लंबाई नापी जाती है, क्या ये टेलर के वन बेस्ट वे का ही डिजिटल अवतार नहीं है? क्या लगता है, क्या टेलर आज भी हमारे वर्कप्लेस में जिंदा हैं? कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी सरकारें, मल्टीनेशनल कंपनियां या कोई भी विशाल संगठन आखिर ये सब काम कैसे करते हैं? वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा ढांचा है जो लाखों लोगों को एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम करने में मदद करता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत के अंदर। और इस पूरे सिद्धांत के पीछे जो दिमाग है वो है मैक्स वेबर। देखिए, वेबर सिर्फ एक समाजशास्त्री नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने मॉडर्न सोसाइटी की नब्ज को पकड़ लिया था। उनका नौकरशाही का जो मॉडल है वो आज भी इस 21वीं सदी में भी दुनिया भर की सरकारों और बिजनेस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। इसीलिए उनको समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी इस चर्चा में हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे,
सबसे पहले मैक्स वेबर को जानेंगे, फिर उनके प्राधिकार यानी अथॉरिटी के सिद्धांत को समझेंगे और फिर आखिर में उनके नौकरशाही के मॉडल की गहराइयों में उतरकर उसकी खूबियों और हाँ, उसकी खामियों को भी परखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैक्स वेबर को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। चारों तरफ उद्योग लग रहे थे, शहर बड़े हो रहे थे और समाज पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। 1864 में जर्मनी में जन्मे वेबर ने अपनी आंखों से औद्योगिकीकरण को, समाज को बदलते हुए देखा। उन्होंने ये महसूस किया कि जो पुराने पारंपरिक तरीके थे वो अब इस नई जटिल दुनिया को चलाने के लिए काफी नहीं थे। उन्हें एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक ज्यादा तर्कसंगत प्रणाली की जरूरत महसूस हुई और बस इसी सोच ने उन्हें प्रशासन के नए मॉडल्स के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। अब हम वेबर के सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। देखिए, जब हम प्राधिकार या अथॉरिटी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई बॉस, सरकार? वेबर के लिए ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी और जटिल चीज थी जो सिर्फ शक्ति होने से कहीं ज्यादा थी। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी में काम करता है। वो अपने बॉस के आदेश क्यों मानता है? क्या सिर्फ इसलिए कि बॉस के पास उसे नौकरी से निकालने की शक्ति यानी पावर है? नहीं, असली वजह ये है कि वो व्यक्ति अपने बॉस के पद के अधिकार को वैध यानी लेजिटिमेट मानता है और यही है इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर। वेबर का सबसे मजबूत तर्क यही था कि बिना वैधता यानी लेजिटिमेसी के शक्ति तो सिर्फ जबरदस्ती है, एक तरह का दबाव। ये वैधता ही वो चिंगारी है जो शक्ति को प्राधिकार में बदल देती है, एक ऐसी चीज जिसे लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और इसी से एक स्थिर समाज या संगठन चलता है। तो सवाल उठता है कि ये वैधता, ये लेजिटिमेसी आती कहाँ से है? वेबर ने हमें बताया कि प्राधिकार के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। कुछ सदियों पुरानी परंपराओं से आते हैं, कुछ किसी के करिश्माई व्यक्तित्व से और कुछ आते हैं तर्क और कानून से। सोचिए एक राजा के बारे में, उसका अधिकार परंपरा यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी पर आधारित है। फिर सोचिए एक क्रांतिकारी नेता के बारे में जिसका अधिकार उसके करिश्मे पर यानी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी पर टिका है। और फिर सोचिए एक जज के बारे में जिसका अधिकार उसके व्यक्तिगत गुणों पर नहीं बल्कि कानून की किताब पर यानी लीगल रैशनल अथॉरिटी पर आधारित है। यही है वेबर के 3 प्रकार। और इन तीनों में से जो तीसरा प्रकार है, वैधानिक तार्किक प्राधिकार, वही आधुनिक दुनिया की चाबी है। ये एक तरह से राजा के ताज से निकलकर जज के पद पर पहुंचने जैसा बदलाव है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो व्यक्ति से हटकर पद पर, पोजीशन पर चली जाती है और बस यही सोच नौकरशाही की नींव रखती है। इसी वैधानिक तार्किक प्राधिकार से जन्म लेता है वेबर का आदर्श प्रकार यानी आइडियल टाइप मॉडल। अब एक बात साफ कर दूं, यहाँ आदर्श का मतलब परफेक्ट नहीं है। ये एक सैद्धांतिक मॉडल है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो हमें असल दुनिया की नौकरशाही को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो आखिर वेबर के लिए नौकरशाही थी क्या? इससे एक अच्छी तरह से तेल डाली हुई मशीन के तौर पर सोचिए, जहां हर पुर्जे का एक खास काम है। ये भावनाओं पर नहीं चलती बल्कि तर्क और नियमों पर चलती है। इसका मकसद होता है कि बड़े से बड़े काम को भी पूरी कुशलता के साथ किया जा सके। तो ये नौकरशाही वाली मशीन आखिर चलती कैसे है? चलिए अब इसके मुख्य पुर्जों को यानी इसकी विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। वेबर का जो मॉडल है वो कई आपस में जुड़े हुए हिस्सों पर टिका है। ये सब मिलकर ही इस सिस्टम को स्थिरता और काम करने की क्षमता देते हैं। देखिए, एक स्पष्ट पदानुक्रम यानी हायरार्की ये पक्का करती है कि आदेश ऊपर से नीचे तक जाएं। कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर हर काम में स्पेशलाइजेशन लाता है। हर चीज लिखित नियमों के आधार पर होती है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। फैसले अव्यक्तिक यानी इम्पर्सनल होते हैं, मतलब दोस्ती या दुश्मनी से नहीं, नियम से होते हैं। और भर्ती होती है योग्यता यानी मेरिट के आधार पर, भाई भतीजावाद पर नहीं। लेकिन क्या ये नौकरशाही की मशीन हमेशा इतनी ही परफेक्ट तरीके से चलती है बिना किसी समस्या के? असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब इसकी सीमाओं और आलोचनाओं पर भी एक नज़र डालते हैं। हाँ, ये सच है कि ये सिस्टम कुशलता और स्थिरता लाता है, लेकिन इसकी कमियां भी बहुत बड़ी हैं। नियमों पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर लाल फीता शाही यानी रेड टेपिज्म को जन्म देता है। सोचिए, सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनें
और वो तभी ना खत्म होने वाली कागजी कार्रवाई। इसकी जो कठोरता यानी रिजिडिटी है वो नए आइडियाज़ और इनोवेशन का गला घोट सकती है, और इसकी अव्यक्तिकता कभी कभी अमानवीय भी लग सकती है। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद वेबर का सिद्धांत आज भी एक मील के पत्थर की तरह खड़ा है। ये हमें आधुनिक संगठनों की इस जटिल दुनिया में रास्ता दिखाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास के ये बड़े बड़े सिस्टम क्यों और कैसे काम करते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कभी ना कभी तो किसी नौकरशाही प्रणाली का अनुभव हुआ ही होगा, है ना? शायद बैंक में, किसी सरकारी दफ्तर में। कैसा था वो अनुभव? वेबर के सिद्धांत को जानने के बाद अब हम उन अनुभवों को एक नई नज़र से देख सकते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम नियमों और इंसानी ज़रूरतों के बीच एक बेहतर संतुलन बना सकते हैं। नमस्कार। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी पर बात करेंगे। ये वो सिद्धांत है जिसने कंपनियों के अपने कर्मचारियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, किसी भी कंपनी में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्या सिर्फ सख्त नियमों और एक सेट स्ट्रक्चर से ही बढ़ता है, या फिर कहानी में कोई और भी पहलू है? देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ है क्लासिकल थ्योरी, जो कहती थी कि संगठन एक मशीन है और कर्मचारी उसका एक पुर्जा, और दूसरी तरफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जिसने कहा नहीं, कर्मचारी मशीन नहीं बल्कि एक सामाजिक इंसान है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले पुरानी सोच की कमियों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि हॉथॉर्न प्रयोग कैसे हुए, उनसे क्या बड़े नतीजे निकले, इस सिद्धांत के मेन पिलर्स क्या हैं, और अंत में इसकी आलोचना और आज के ज़माने में इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक नई सोच की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसके लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब इंसान को सच में एक मशीन ही समझा जाता था। तो जो क्लासिकल थियरी थी, खासकर साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो मानकर चलती थी कि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उसे एक टूल या साधन से ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया। इमोशंस, रिश्ते, फीलिंग्स, इन सब की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर 1920-40 के बीच महामंदी आई और फैक्ट्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। तब साफ हो गया कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है। और बस इसी माहौल से, जहां पुरानी तकनीकें नाकाम हो रही थीं, एक ऐसे रिसर्च की शुरुआत हुई जिसने मैनेजमेंट की पूरी किताब ही बदल दी। और इस क्रांति के हीरो थे जॉर्ज एल्टन मेयो, ऑस्ट्रेलिया के एक साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी टीम के साथ मिलकर इन ऐतिहासिक प्रयोगों को अंजाम दिया। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी कहा जाता है। ये कोई छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। शिकागो की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में ये लगभग 8 साल तक चला, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे 4 बड़े फेज में बांटा गया था। हर फेज ने इंसानी बर्ताव के बारे में कुछ नया और चौंकाने वाला खुलासा किया। तो सबसे पहले प्रयोग में रिसर्चर्स ने सोचा कि चलो देखते हैं कि फैक्ट्री में लाइट कम या ज्यादा करने से प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। जब उन्होंने लाइट बढ़ाई तो प्रोडक्शन भी बढ़ा। ये तो ठीक था, लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने लाइट कम करना शुरू किया, और जानते हैं क्या हुआ? प्रोडक्शन फिर भी बढ़ता रहा। ये तो बड़ी अजीब बात थी। मतलब मामला रोशनी का तो था ही नहीं, कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद हुआ रिले असेंबली स्टडी। इसमें कुछ महिला कर्मचारियों के एक छोटे से ग्रुप को अलग किया गया। उनके काम के घंटे कम किए गए, ज्यादा ब्रेक दिए गए, और सबसे बड़ी बात, उनका सुपरवाइजर उनसे दोस्त की तरह बात करने लगा। उनसे पूछा जाने लगा कि क्या बदलना चाहिए, और नतीजा कमाल का था। प्रोडक्टिविटी लगातार ऊपर जाती रही। लेकिन शायद सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खोज बैंक वायरिंग रूम में हुई। यहाँ रिसर्चर्स ने पाया कि वर्कर्स का अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप था, जिसके अपने ही नियम कानून थे। मैनेजमेंट ने पैसे का लालच दिया, लेकिन ग्रुप ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था। कोई उससे ज्यादा काम करता तो उसे रेट बस्टर कहकर चिढ़ाया जाता, और अगर कोई कम काम करता तो उसे चिजलर कहते। ये एक साफ सबूत था कि काम की जगह पर साथियों का दबाव मैनेजमेंट के नियमों से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अच्छा, इन सारे प्रयोगों से आखिर पता क्या चला? चलिए अब इन सभी की सबसे जरूरी बातों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस खोज थी हॉथॉर्न इफेक्ट।
इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि मैनेजमेंट उन पर ध्यान दे रहा है, उनकी परवाह कर रहा है, तो वो अपने आप बेहतर काम करने लगते हैं, भले ही असल में उनकी वर्किंग कंडीशंस में कोई बदलाव ना भी हुआ हो। मतलब इंसान को सिर्फ तवज्जो देना ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बातें ये थीं। पहला, प्रोडक्शन कितना होगा ये सिर्फ कंपनी तय नहीं करती, बल्कि कर्मचारियों का सोशल ग्रुप तय करता है। दूसरा, लोगों के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है अपने ग्रुप में इज्जत और पहचान। तीसरा, ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और चौथा, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच अच्छी और खुली बातचीत किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। और इन्हीं सब नतीजों ने मिलकर एक नए सिद्धांत की नींव रखी, ह्यूमन रिलेशंस थियरी। इसने मैनेजमेंट की पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये टेबल दोनों सोच के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, क्लासिकल थियरी का फोकस था फॉर्मल स्ट्रक्चर पर, और वो कर्मचारी को इकोनॉमिक मैन मानती थी, यानी जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। वहीं ह्यूमन रिलेशंस थियरी का फोकस इनफॉर्मल ग्रुप्स पर था, और उसने कर्मचारी को सोशल मैन कहा, जिसे पैसे से ज्यादा सोशल एक्सेप्टेंस यानी सामाजिक स्वीकृति चाहिए। मियो के बाद भी कई विचारकों ने इस सोच को आगे बढ़ाया, जैसे चेस्टर बर्नार्ड। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन असल में एक सोशल सिस्टम है जो हुक्म से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बेहतर काम करता है। अब देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की भी काफ़ी आलोचना हुई। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इसकी कमियों को भी समझना होगा। तो आलोचकों ने क्या कहा? कुछ ने कहा कि भाई आपकी रिसर्च का तरीका ही साइंटिफिक नहीं था, सैंपल बहुत छोटा था। दूसरों ने आरोप लगाया कि ये तो मैनेजमेंट का एक टूल है ताकि कर्मचारी खुश रहें और यूनियन वगैरह ना बनाएं। पीटर ड्रकर जैसे थिंकर्स ने कहा कि इसने पैसे और काम के नेचर जैसे जरूरी आर्थिक पहलुओं को अनदेखा कर दिया। और मार्क्सवादी आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा संगठन जहां कोई टकराव ही ना हो, ये तो एक यूटोपिया, एक ख्याली पुलाव है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो पक्की है, इस थ्योरी ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पूरे डिसिप्लिन की नींव रखी। इसने ही अब्राहम मास्लो और डगलस मैकग्रेगर जैसे आने वाले बड़े थिंकर्स के लिए रास्ता खोला। ये सचमुच एक मील का पत्थर था। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। जब हम वर्क फ्रॉम होम और गिग इकोनॉमी के दौर में जी रहे हैं, जहां टीमें वर्चुअल हैं, लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं, तो क्या एल्टन मेयो के सिद्धांत आज भी काम के हैं? शायद। आज के इस डिजिटल अकेलेपन में आपसी जुड़ाव और अपनेपन की भावना की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है कोई बड़ी सी संस्था, मान लीजिए सरकार, वो फैसले कैसे लेती है? ये प्रक्रिया काफी पेचीदा होती है, और आज हम इसी को समझने वाले हैं, वो भी लोक प्रशासन के एक बहुत बड़े नाम हर्बर्ट साइमन के नजरिए से। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का दिल क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक आइडियल डिसीजन कैसा होता है। इसके बाद हम उस आइडियल पर ही कुछ सवाल उठाएंगे, और फिर एंट्री होगी हर्बर्ट साइमन के एकदम रियलिस्टिक सिद्धांत की। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये थ्योरी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन का असली मतलब क्या है? अगर हम इसकी जड़ तक जाएं ना, तो एक ही चीज हाथ लगेगी, वो है डिसीजन मेकिंग। आप सोचकर देखिए, हर कानून, हर प्रोजेक्ट, सरकार का हर एक एक्शन, इन सब की शुरुआत एक फैसले से ही तो होती है। और देखिए, मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने इस बात को कितने बढ़िया तरीके से कहा है। उनका ये जो कोट है ना, ये साफ साफ बताता है कि प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक मैनेजमेंट का हर काम असल में फैसलों की एक पूरी चेन ही तो है। तो सीधी सी बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर ये फैसले लिए कैसे जाते हैं। तो फिर ये डिसीजन मेकिंग है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कई रास्ते हैं, और आपको फैक्ट्स, अपनी समझ और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके सबसे सही रास्ता चुनना है। तो ये सिर्फ कोई ऑप्शन चुन लेना नहीं है, बल्कि एक पूरी दिमागी और एनालिटिकल प्रोसेस है, और यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज है। अच्छा, अब जरा डिसीजन लेने के क्लासिकल या कह लें कि आइडियल मॉडल को देखते हैं। इसको रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की बात करता है जहां हर फैसला एकदम लॉजिकल होता है, पूरी तरह से तर्क पर आधारित। ये मॉडल ये मानकर चलता है कि जो भी फैसला ले रहा है वो एक इकोनॉमिक मैन है, मतलब एक ऐसा परफेक्ट इंसान जो हमेशा अपना फायदा मैक्सिमाइज करना चाहता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह जो सिर्फ कैलकुलेशन करता है।
ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां हर फैसला सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस पर टिका होता है ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। और इस मॉडल के स्टेप्स भी बड़े सीधे हैं। पहले प्रॉब्लम को पहचानो, फिर उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हैं सबको जानो, हर एक को एनालाइज करो और फिर जो सबसे बेस्ट है उसे चुन लो। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है ना? बिल्कुल किसी मशीन की तरह। पर सवाल ये है कि क्या हम इंसान वाकई ऐसे ही काम करते हैं? और बस यही से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हर्बर्ट साइमन जैसे थिंकर्स ने इसी आइडियल मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा, क्या असल जिंदगी में जहां चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टेन होती हैं, इस तरह से फैसला लेना क्या ये मुमकिन भी है? और सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में हमारे पास 100% जानकारी होती है? या क्या हमारे पास अनलिमिटेड टाइम और पैसा होता है? नहीं ना। और भाई, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारी फीलिंग्स, हमारे अपने बायसेस, सोशल प्रेशर, ये सब हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। हमारी खुद की दिमागी यानी कॉग्निटिव लिमिट्स होती हैं। तो ऐसे में सारे के सारे ऑप्शंस को जानना और फिर उनको एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हीं प्रैक्टिकल मुश्किलों के जवाब में हर्बर्ट साइमन ने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। एक ऐसा सिद्धांत जिसने डिसीजन मेकिंग को ख्याली दुनिया की ऊंचाइयों से खींचकर असलियत की जमीन पर ला खड़ा किया। साइमन का कहना था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई इकोनॉमिक मैन नहीं है जो हमेशा बेस्ट की तलाश में रहे। नहीं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, मतलब एक असली इंसान जो लिमिटेड जानकारी, प्रेशर और अपनी खुद की काबिलियत के साथ काम करता है। इसीलिए वो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन के बजाय एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढता है जो बस काफी अच्छा हो, जिसे उन्होंने कहा संतोषजनक समाधान। अब ये स्लाइड दोनों मॉडल्स का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है पूर्ण तार्किकता, परफेक्ट रैशनैलिटी, जिसका मकसद है मैक्सिमाइज करना, एकदम शिखर पर पहुंचना। इसके लिए माना जाता है कि आपके पास पूरी जानकारी है और सोचने की कोई लिमिट नहीं। और दूसरी तरफ है साइमन की सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी। यहां मकसद है सैटिस्फाइसिंग करना, मतलब एक संतोषजनक हल ढूंढना। यहां यह माना जाता है कि जानकारी अधूरी है और हमारी सोचने समझने की भी एक लिमिट है, तो हम सबसे अच्छा नहीं बल्कि काफी अच्छा ऑप्शन चुनते हैं। तो साइमन का जो मेन आइडिया है वो यही है, सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे तर्क करने की, हमारे सोचने की क्षमता लिमिटेड है, इसलिए हम सैटिस्फाइसिंग करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये सैटिस्फैक्टरी और सफाइसिंग से मिलकर बना है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है, तो क्या आप दुनिया के हर एक फोन को रिसर्च करते हैं? नहीं ना। आप कुछ ऑप्शंस देखते हैं और उनमें से वो चुन लेते हैं जो आपकी ज़रूरतों और बजट के लिए काफ़ी अच्छा है। बस यही है सैटिस्फाइसिंग। तो ठीक है, हमने सिद्धांत तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि साइमन की ये थ्योरी कितनी ज़रूरी है। चलिए अब इसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी क्या अहमियत है। देखिए, जाहिर है कि कोई भी थियरी परफेक्ट नहीं होती और साइमन के सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये थियरी इंसान को कुछ ज्यादा ही लिमिटेड तरीके से देखती है, जैसे कि हम हमेशा बस समझौता ही करते रहते हैं। ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को भी उतनी तवज्जो नहीं देती, जबकि असल में फैसले लेने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और हाँ, कभी कभी एक तजुर्बेकार लीडर सिर्फ अपने गट फीलिंग या इंट्यूशन से मुश्किल हालात में भी बेहतरीन फैसले ले लेता है, जिसे ये थियरी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो पक्की है, साइमन के सिद्धांत ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पहली बार डिसीजन मेकिंग को एक ख्याली दुनिया से निकालकर असली दुनिया में रखा। इसने हमें यह समझने में मदद की कि ऑर्गेनाइजेशंस असल में काम कैसे करते हैं, अपनी सारी कमियों, सीमाओं और उलझनों के साथ। और यही वजह है कि आज भी इसे इस फील्ड का एक बुनियादी, एक फंडामेंटल आइडिया माना जाता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर पल इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ रही है और सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, क्या सबसे बेहतरीन यानी परफेक्ट फैसला लेने की कोशिश करना सिर्फ एक वहम है, या फिर हर्बर्ट साइमन ही सही थे और एक काफी अच्छा यानी संतोषजनक फैसला ले लेना ही सबसे प्रैक्टिकल और समझदारी भरा कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम लोग फ्रेडरिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने वाले हैं, उनका पारिस्थितिक दृष्टिकोण। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें बताता है कि आखिर क्यों विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं अक्सर वैसी काम नहीं करती जैसी किताबों में लिखी होती हैं। तो चलिए इस जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं।
सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। एशिया और अफ्रीका के कई देश आज़ाद हो रहे हैं। सब उम्मीद से भरे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। वो प्रशासनिक मॉडल जो पश्चिमी देशों में इतने कामयाब थे, वो इन नए नए आज़ाद हुए देशों में आकर फेल क्यों हो रहे थे? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल था जो विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे। और इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी फ्रेडरिक्स ने। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेडरिक्स कौन थे, फिर उनके पारिस्थितिक दृष्टिकोण को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। उसके बाद समाज के 3 मॉडल्स पर बात करेंगे और हाँ, खासतौर पर प्रिज्मे समाज पर हमारा फोकस रहेगा। और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स से। देखिए, वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन की दुनिया में एक तरह के लीडर थे, जिन्होंने इस पूरे सब्जेक्ट को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। रिग्स ने अपने काम से एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के समाज और अर्थव्यवस्था से अलग नहीं हो सकता। वो बहुत गहराई से जुड़ा होता है। उन्होंने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, जिसे CAGB कहते हैं, उसे लीड किया और कई शानदार किताबें लिखीं। और उनका खास फोकस हमेशा से विकासशील देशों पर रहा। चलिए, अब आते हैं रिग्स के सबसे बड़े आइडिया पर, पारिस्थितिक दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच। अब नाम सुन के थोड़ा वैज्ञानिक सा लग सकता है ना, पर यकीन मानिए इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सीधा और सरल है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पौधा है, वो कैसा उगेगा? ये किस पर निर्भर करता है? जाहिर है, वहां की मिट्टी, पानी और मौसम पर, है ना? बिल्कुल इसी तरह कोई भी प्रशासनिक सिस्टम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने आर्थिक हालातों से जुड़ा होता है। रिग्स का यही कहना था कि आप किसी देश की ब्यूरोक्रेसी को वहां के सोशल माहौल से काटकर देख ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं। और पता है, ये जो शब्द है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, ये असल में बायोलॉजी से आया है। जैसे बायोलॉजी में साइंटिस्ट किसी जानवर या पौधे को उसके माहौल के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह रिग्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को उनके सामाजिक माहौल के साथ जोड़कर स्टडी किया। और यही नजरिया हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों एक ही मॉडल एक जगह तो हिट हो जाता है और दूसरी जगह बिल्कुल फ्लॉप। अच्छा, तो अपने इस इकोलॉजिकल अप्रोच को और अच्छे से समझाने के लिए रिग्स ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। उन्होंने दुनिया भर के समाजों को एक स्पेक्ट्रम पर रखा, जिसके 2 सिरे हैं और बीच में एक ट्रांजिशन वाला स्टेज है। चलिए देखते हैं ये स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। तो इस स्पेक्ट्रम के 2 सिरों पर रिग्स ने 2 आइडियल मॉडल रखे। एक तरफ है सनलाइट समाज यानी फ्यूज्ड सोसाइटी। ये पारंपरिक समाज जैसा है, जहां मान लीजिए एक ही स्ट्रक्चर जैसे कि परिवार वही सारे काम कर रहा है, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है विवर्तित समाज या डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। ये आधुनिक समाज है, जहां हर काम के लिए एक खास संस्था है, सरकार अलग, बाजार अलग, परिवार अलग। लेकिन रिग्स का असली और सबसे बड़ा योगदान इन दोनों के बीच के समाज को समझना था। उन्होंने इसे नाम दिया प्रिज्मियस समाज, प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये एक ऐसा समाज है जो ट्रांजिशन में है, मतलब ना तो वो पूरी तरह से पारंपरिक हैं और ना ही पूरी तरह से आधुनिक, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर है। और मजे की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देश इसी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो फिर चलिए अब इस प्रिज्मीय समाज को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर इसकी क्या खास पहचान है, क्या चीजें इसे इतना अलग बनाती हैं? रिग्स ने इसकी 3 सबसे मुख्य विशेषताएं बताई। और ये 3 शब्द हैं विषमता यानी हेटेरोजेनिटी, औपचारिकतावाद यानी फॉर्मलिज्म और अतिव्यापी मतलब ओवरलैपिंग। आप कह सकते हैं कि ये तीनों प्रिज्मीय समाज के DNA की तरह हैं। यही हमें समझाते हैं कि इन समाजों में चीजें इतनी उलझी हुई और एक दूसरे के उलट क्यों होती हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहली विशेषता है विषमता या हेटेरोजीनेटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही देश में, एक ही समाज में आपको 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ देखने को मिलेंगी। एक तरफ तो है एकदम मॉडर्न शहर जहां चमचमाते मॉल हैं, और दूसरी तरफ है गांव जहां आज भी पारंपरिक रीति रिवाज चल रहे हैं। नए विचार और पुरानी मान्यताएं, सब कुछ एक साथ मौजूद रहता है, और इसी वजह से अक्सर एक तनाव का माहौल भी बना रहता है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी विशेषता पर, औपचारिकतावाद यानी फॉर्मलिज्म। इसका मतलब है कथनी और करनी में अंतर। मतलब जो कानून की किताबों में लिखा है और जो असलियत में जमीन पर हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है।
संविधान तो कहेगा कि सब बराबर हैं, लेकिन असलियत में भाई भतीजावाद और करप्शन का बोलबाला होता है। और यही गैप, यही अंतर ज्यादातर प्रशासनिक समस्याओं की असली जड़ है। और फिर आती है तीसरी खूबी, अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग। इसका मतलब यह है कि नई मॉडर्न संस्थाएं तो बना दी गई हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन उनके काम करने के तरीके पर आज भी पुरानी पारंपरिक ताकतों का दबदबा है, जैसे परिवार, जाति या धर्म का। तो फैसला कागज पर तो ऑफिस में लिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो फैसला सामाजिक रिश्तों और दबावों से तय होता है। अच्छा, इन्हीं 3 विशेषताओं के आधार पर रिग्स ने प्रिज्मीय समाज के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को समझाने के लिए 2 बहुत ही दिलचस्प मॉडल दिए हैं। एक है साला मॉडल और दूसरा है बाजार कैंटीन मॉडल। चलिए अब इन्हें समझते हैं। तो ये साला मॉडल क्या है? ये दरअसल प्रिज्मीय समाज का सरकारी दफ्तर है, लेकिन ये किसी मॉडर्न ब्यूरो की तरह नहीं है जहां सब कुछ मेरिट या काबिलियत पर चलता है। नहीं, यहां पर फैसले इस बात पर लिए जाते हैं कि आप किसको जानते हैं, इस बात पर नहीं कि आप क्या जानते हैं। और जाहिर है इसके नतीजे भी बिल्कुल साफ हैं। साला मॉडल से क्या पैदा होता है? भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और काम में ढिलाई। रिग्स ने यहां तक कि क्लेक्स नाम के कुछ ग्रुप्स के बारे में भी बताया। ये वो समूह होते हैं जो अपने समुदाय या ग्रुप के फायदे के लिए काम करते हैं और सरकारी फैसलों पर असर डालते हैं। इससे पूरा सिस्टम और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब जरा इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। रिग्स ने इसके लिए बाजार कैंटीन मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। कीमतें सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर तय नहीं होती, बल्कि इस पर भी तय होती हैं कि समाज में आपकी हैसियत क्या है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे हैं और आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। और इस मॉडल के नतीजे भी उतने ही खतरनाक हैं। इससे क्या होता है? कीमतों में कोई स्थिरता नहीं रहती, कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाती है। जो पावरफुल लोग हैं उन्हें तो कैंटीन की तरह सस्ते में चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आम आदमी को बाजार की महंगी और घटती बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ता है। इससे समाज में आर्थिक शोषण और असमानता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सभी मॉडल्स और फीचर्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। और इसका सीधा सा जवाब यह है कि रिग्स का ये पूरा विश्लेषण आज भी, इतने सालों बाद भी, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, खास तौर पे जब हम विकासशील देशों की चुनौतियों को देखते हैं। भले ही रिग्स ने ये थ्योरी दशकों पहले दी थी, लेकिन आज भी ये हमें करप्शन और प्रशासनिक नाकामी के पीछे छिपे गहरे सामाजिक कारणों को समझने के लिए एक पावरफुल टूल देती है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सिर्फ कानून बदल देने से सिस्टम नहीं बदलता। जब तक समाज की गहरी जड़ों में बैठे तौर तरीकों को नहीं बदला जाएगा, तब तक असली बदलाव लाना मुश्किल है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा अपने आसपास के समाज पर नजर डालिए, क्या उसमें रिग्स के इस प्रिज्मीय मॉडल की कोई झलक दिखती है? और अगर हां, तो कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा साफ नजर आती है? विषमता, औपचारिकतावाद या फिर अतिव्यापी? इस सवाल पर सोचना ही इस सिद्धांत को हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार चलाने के तौर तरीके आखिर बदले कैसे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी NPM से लेकर गुड गवर्नेंस तक की पूरी कहानी क्या है। अगर किसी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशासन में बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। फिर हम नया लोक प्रबंधन NPM और नव लोक सेवा NPS को समझेंगे। इसके बाद सुशासन की अवधारणा को देखेंगे और सबसे आखिर में NPM और NPS के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ-साफ समझेंगे, जो इस टॉपिक का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर प्रशासन में बदलाव की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? 20वीं सदी के आखिर तक जो पुराना सरकारी सिस्टम चला रहा था, वो अचानक से पुराना क्यों लगने लगा? इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें थी।
असल में ग्लोबलाइजेशन, बाजार पर टिकी अर्थव्यवस्थाएं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 3 ताकतों ने मिलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। दुनिया तो सुपरफास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सरकार का पुराना, धीमा और नियमों में जकड़ा हुआ ढांचा, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, वो इसके साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। तब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अब नए तरीकों की जरूरत है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये बदलाव असल में हुआ कैसे। देखिए, 1980s के दशक में वेलफेयर स्टेट यानी जन कल्याण पर सरकारों का खर्च तो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं दिख रहे थे। इससे सरकारों पर जबरदस्त दबाव बना। फिर आया 1990 का दशक, जिसमें उदारीकरण और निजीकरण की एक पूरी लहर चली और इसने दुनिया भर की सरकारों को एक ज्यादा कुशल, एक बेहतर मॉडल खोजने पर मजबूर कर दिया। और इसी खोज का नतीजा था नया लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसे हम एनपीएम कहते हैं। ये सोच खास तौर पर मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की नीतियों से आई थी और इसने तो सरकारी कामकाज को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये एनपीएम था क्या? तो एनपीएम आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एनपीएम का एक ही मंत्र था, सरकार को एक बिजनेस की तरह चलाओ। मतलब सरकारी काम में प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट टेक्निक्स, बाजार जैसा कंपटीशन और सबसे जरूरी एफिशिएंसी यानी दक्षता लेकर आओ। मकसद सिर्फ एक था, सरकार कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे। एनपीएम की पूरी फिलॉसफी इन 3 ई पर टिकी हुई थी। पहला ई है इकोनॉमी, यानी सरकारी पैसे और संसाधनों की बर्बादी को हर हाल में रोकना। दूसरा ई है एफिशिएंसी, यानी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाना। और तीसरा ई है इफेक्टिवनेस, यानी ये पक्का करना कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो अपने असली मकसद तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। ये तीनों ही एनपीएम की नींव थे। तो इस एनपीएम को जमीन पर कैसे उतारा गया? इसके कुछ खास तरीके थे। जैसे अब काम का मूल्यांकन परफॉर्मेंस के आधार पर होने लगा, फालतू खर्चों में कटौती पर बहुत जोर दिया गया, मैनेजर्स को फैसले लेने की ज्यादा आजादी दी गई। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था सोच का। नागरिकों को अब सरकार का ग्राहक यानी कस्टमर माना जाने लगा। पूरा लक्ष्य एक ऐसा सरकारी सिस्टम बनाना था जो नतीजों पर फोकस करे और फ्लेक्सिबल हो। लेकिन जहां एक एक्शन होता है वहां एक रिएक्शन भी होता है। एनपीएम की इस बाजार वाली सोच की काफी आलोचना हुई और इसी आलोचना के बीच से एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, नव लोक सेवा यानी न्यू पब्लिक सर्विस। इसका तो नारा ही यही था कि लोग सरकार के लिए ग्राहक नहीं बल्कि नागरिक हैं, और ये सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था। तो फिर ये एनपीएस क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जो प्रशासन के सेंटर में बाजार या एफिशिएंसी को नहीं रखता, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकता की भावना और सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट को रखता है। इसका मानना था कि सरकार का काम सिर्फ सर्विस देना नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ मिलकर सबके भले के लिए काम करना है। ये एक लाइन एनपीएस की पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझा देती है। इसके हिसाब से एक सरकारी अधिकारी का काम समाज को चलाना या कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि एक हेल्पर की भूमिका निभाना है, जो नागरिकों को उनके सामूहिक लक्ष्यों को पाने में मदद करे। ये स्टीयरिंग यानी निर्देशन करने से सर्विंग यानी सेवा करने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। एनपीएस के सिद्धांत सीधे सीधे एमपीएम की बिजनेस वाली सोच को चुनौती दे रहे थे। ये कहता था, सेवा करो, सिर्फ निर्देश मत दो, ग्राहकों को नहीं नागरिकों को अहमियत दो, सबसे ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट को रखो, सोचो तो स्ट्रेटेजी बनाकर, लेकिन काम करो लोकतांत्रिक तरीके से। और हाँ, लोग सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का साधन नहीं है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये प्रशासन की तरफ देखने का एक ज्यादा मानवीय, एक ज्यादा लोकतांत्रिक नजरिया था। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं और बात करते हैं शासन यानी गवर्नेंस की। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। ये मानता है कि देश को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, बल्कि समाज के दूसरे एक्टर्स जैसे कि सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर, वो भी इसमें शामिल होते हैं। साल 1992 में वर्ल्ड बैंक की इस परिभाषा ने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को पूरी दुनिया की चर्चा का सेंटर बना दिया। इसके मुताबिक सुशासन सिर्फ सरकार के काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये वो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरा सिस्टम है जिसके जरिए देश के विकास के लिए पावर और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाता है। तो किसी भी शासन को अच्छा यानी सुशासन क्या बनाता है? इसके 4 सबसे मजबूत स्तंभ है।
पहला है भागीदारी, यानी फैसलों में समाज के हर तबके की आवाज शामिल हो। दूसरा है कानून का शासन, यानी कानून सबके लिए बराबर हो। तीसरा है पारदर्शिता, यानी सरकारी कामकाज में सब कुछ खुला और साफ हो। और चौथा है जवाबदेही, जिसमें सरकार अपने हर काम के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार हो। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो परीक्षाओं के लिए भी बहुत अहम है। ये है एनपीएम और एनपीएस के बीच सीधा सीधा मुकाबला। और ये सिर्फ दो मॉडल्स का नहीं, बल्कि प्रशासन को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग विचारधाराओं का टकराव है। ये टेबल इन दोनों के बीच के अंतर को आईने की तरह साफ कर देती है। जरा देखिए, एनपीएम का आधार है आर्थिक सिद्धांत, तो एनपीएस का आधार है लोकतांत्रिक सिद्धांत। एनपीएम में सरकार की भूमिका निर्देशन करने की है, तो एनपीएस में सेवा करने की। एनपीएम में मोटिवेशन एक बिजनेसमैन जैसा होता है, तो एनपीएस में मोटिवेशन है समाज की सेवा। और सबसे बड़ा फर्क, एनपीएम की जवाबदेही कस्टमर्स के प्रति है, तो एनपीएस की जवाबदेही नागरिकों के प्रति। मतलब एक पूरी तरह से बाजार से चलता है, तो दूसरा मूल्यों से। तो हमने एनपीएम से एनपीएस और फिर सुशासन तक के इस पूरे सफर को देखा, पर यह सफर यहाँ रुका नहीं है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी हर पल सब कुछ बदल रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है कि भविष्य का प्रशासन आखिर कैसा दिखेगा? क्या अब हम डिजिटल गवर्नेंस जैसे किसी बिल्कुल नए मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा। नमस्कार, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव, यानी लैंगिक परिप्रेक्ष्य। ये मॉडर्न गवर्नेंस को समझने के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी टूल है, और ये जोर देता है पुरुषों और महिलाओं की बराबर भागीदारी पर। तो इस पूरी चर्चा को हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है? हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रशासन में जेंडर पर्सपेक्टिव है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें फेमिनिस्ट यानी नारीवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है। इसके बाद जेंडर को समझने के कुछ क्राइटेरिया पर बात करेंगे, और फिर सोशल पार्टनरशिप की अवधारणा को जानेंगे। आखिर में हम जेंडर से जुड़े मुद्दों और डेवलपमेंट के कनेक्शन को देखेंगे और सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर पर्सपेक्टिव का आखिर मतलब क्या है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो प्रशासन हमेशा से पुरुष केंद्रित यानी मेल सेंट्रिक रहा है, लेकिन अब ये सोच बदल रही है और यही बदलाव समझना बहुत जरूरी है। तो ये जेंडर पर्सपेक्टिव है क्या चीज़? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी प्रशासन काम करे तो वो पुरुषों और महिलाओं दोनों की ज़रूरतों और उनकी भागीदारी को बराबर इम्पोर्टेंस दे। मतलब जब भी कोई पॉलिसी बने तो उसमें जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। और ये जो हिस्टोरिकल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे थे, वो असल में था कैसा? होता ये था कि पारंपरिक तौर पर ज्यादातर नीतियां पुरुषों को ही सेंटर में रखकर बना दी जाती थीं। इसका नतीजा, महिलाओं से जुड़े जो खास मुद्दे थे वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते थे, और इससे समाज में असमानता और भी बढ़ती चली गई। अच्छा, तो इस पर्सपेक्टिव का मकसद क्या है? इसके कई बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन में बराबरी लाना। दूसरा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। तीसरा, उनके खिलाफ जो भेदभाव है उसे खत्म करना। और इन सबके जरिए विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस को हासिल करना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी है। आरक्षण हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी स्कीम्स, ये सब इसी सोच को एक्शन में लाते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा आइडिया आया कहाँ से। अब हम बात करेंगे इस जेंडर पर्सपेक्टिव की वैचारिक नींव यानी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की, और वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी दृष्टिकोण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये समानता और अधिकारों की वकालत पर टिका है। असल में ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ही है जो हमें वो एक फ्रेमवर्क देता है, एक नज़रिया देता है, जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें समझ सकें, उन्हें चैलेंज कर सकें। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है, बराबरी, अधिकार और महिलाओं के साथ जो भी सामाजिक या प्रशासनिक भेदभाव होता है उसे जड़ से खत्म करना। यहाँ पे ना दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, जेंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और जेंडर्ड गवर्नेंस। जेंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जेंडर इक्वालिटी को लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। जैसे महिला पुलिस थाने खोल दिए
या वर्कप्लेस पर सेफ्टी के नियम बना दिए। लेकिन जेंडर्ड गवर्नेंस का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि जेंडर पर्सपेक्टिव को हर पॉलिसी, हर फैसले में शामिल करना। जैसे पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। तो एक है एक्शन और दूसरा है पूरी सोच में बदलाव। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर इस पर्सपेक्टिव को असल में लागू कैसे किया जाता है? अब हम बात करेंगे उन मेन क्राइटेरिया की जिनके आधार पर जेंडर को समझा और एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई किया जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी क्राइटेरिया है नैतिक न्याय यानी मॉरल जस्टिस। ये एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, एक नैतिक तर्क है जो कहता है कि भाई सही और गलत के आधार पर, न्याय के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, मौके और रिसोर्सेज में हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, ये उनका हक है। और ये सुनने में सिर्फ किताबी बात नहीं है। असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम का समान वेतन। इसका मतलब है शिक्षा का बराबर अधिकार और देश के रिसोर्सेज में बराबर की हिस्सेदारी। ये सब मॉरल जस्टिस के प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब आता है दूसरा क्राइटेरिया, और ये भी बहुत ज़रूरी है, विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज। मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास जेंडर इश्यूज को समझने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं चलता, इसीलिए तो अधिकारियों को जेंडर ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो है सामाजिक भागीदारी यानी सोशल पार्टनरशिप। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात कहता है, अगर असली डेवलपमेंट चाहिए तो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। सबकी भागीदारी जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस भागीदारी को बढ़ाया कैसे जाए? देखिए, सरकार इसमें कई कदम उठा सकती है। पहला, कम्युनिटी में लोगों के ज्ञान और स्किल्स को डेवलप करना। दूसरा, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करना। तीसरा, योजनाएं कितनी सफल हुईं या असफल इसकी जानकारी सबके साथ शेयर करना, ट्रांसपेरेंसी रखना। और चौथा, लोगों में एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। ये एक तरह की टीम वर्क वाली प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल पहलू की। अब हम देखेंगे कि जमीनी स्तर पर महिलाओं से जुड़े असल मुद्दे क्या हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए क्या समाधान लेकर आता है। तो सवाल सीधा सा है, महिलाओं से जुड़े वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? और यहाँ पर हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। एक तरफ है समस्याएं जैसे शिक्षा की कमी, तो उसके लिए सरकार का समाधान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं। दूसरी तरफ समस्या है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, तो उसके लिए है आंगनवाड़ी और जननी सुरक्षा योजना। घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या है, तो उसके लिए महिला पुलिस थाने और कड़े कानून हैं। और सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए वंचित वर्गों के लिए खास स्कीम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रॉब्लम को सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन से जोड़ा जाता है। तो अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से सारे जरूरी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद रह जाएं। तो क्या है इस पूरे डिस्कशन की टेकअवेज? पहला, जेंडर पर्सपेक्टिव का मतलब है पुरुषों और महिलाओं की बराबर भागीदारी। दूसरा, इसका सैद्धांतिक आधार फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आता है। तीसरा, इसे लागू करने के लिए मॉरल जस्टिस और एक्सपर्टीज दो सबसे जरूरी क्राइटेरिया हैं। चौथा, असरदार और समावेशी विकास के लिए सोशल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और पांचवा और सबसे जरूरी, विमेन एम्पावरमेंट के बिना असली डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं है। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी नीतियां बना देना काफी है, या असली चुनौती प्रशासन के अंदर जो एक पुरुष प्रधान कल्चर बसा हुआ है उसे बदलने की है? शायद असली लड़ाई कागजों पर नहीं बल्कि सोच बदलने की है।